चलिए माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी की गैंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई। मुख्तार का गिरोह देश में सबसे खूंखार गैंग है। मुख्तार के गुर्गे रामू मल्ला की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज की। हत्या के मुकदमे में रामू मल्ला ने जमानत अर्जी दाखिल की थी और मऊ में एक हत्या के मुकदमे में दाखिल की थी ये जमानत अर्जी। आपको बता दें, सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। रामू मल्ला पर गाजीपुर और मऊ में कई मामले दर्ज हैं। जस्टिस DK सिंह की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है। तो मऊ में हत्या के मुकदमे में जो दाखिल की गई थी जमानत अर्जी, उसे खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी दी है कि मुख्तार के गुर्गे रामू मल्ला, मुख्तार का गिरोह देश में सबसे खूंखार गैंग। और वहीं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक ने अपने भाई अशरफ को हत्या की जिम्मेदारी दी थी। सूत्रों के हवाले से खबर है, बरेली जेल में बंद अशरफ को उमेश की हत्या की साजिश रचने की जिम्मेदारी दी गई थी। चौथे प्रयास में उमेश पाल की हत्या की गई है। तो 4 प्रयास किए गए थे उमेश पाल को मारने के, लेकिन चौथे प्रयास में उमेश पाल की हत्या की गई। 3 बार नाकाम होने के बाद चौथे प्रयास में उमेश की हत्या हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, बरेली जेल में बंद अशरफ को उमेश की हत्या की साजिश रचने की जिम्मेदारी दी गई थी और चौथे प्रयास में उमेश पाल की हत्या की गई है। यानी कि 3 बार पहले भी इस प्रयास को किया गया था, नाकाम होने के बाद चौथे प्रयास में उमेश की हत्या हुई है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, अतीक ने अपने भाई अशरफ को हत्या की साजिश रचने की पूरी जिम्मेदारी दी और उसके बाद चौथे प्रयास में उमेश की हत्या की गई है। 3 बार पहले भी प्रयास किए गए थे, हालांकि नाकामयाबी जब हाथ लगी तो चौथे प्रयास में उमेश पाल की हत्या की गई है और इस पूरे साजिश रचने की जिम्मेदारी बरेली जेल में बंद अशरफ को दी गई। और वहीं लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सीएम योगी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक पर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। साथ ही साथ ये साफ हो जाएगा कि किन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। तो सीएम योगी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। आरक्षण को लेकर चर्चा हुई, जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसको लेकर चर्चा हुई है। तो कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। आपको बता दें, यूपी में खेल नीति को मंजूरी मिली है। साथ ही साथ और भी कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। खेल विकास प्राधिकरण की स्थापना होगी, ये वही प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगी है। NCERT के सिलेबस को लागू करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। तो कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। साथ ही साथ NCERT के सिलेबस पर भी मुहर लगी है। और आपको बता दें कि सीएम योगी इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हालांकि अब बैठक खत्म हो गई है और कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात साफ हो जाएगी कि आखिरकार किन और प्रस्तावों पर मुहर लगी है और किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि यूपी में खेल नीति को फिलहाल मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ खेल विकास प्राधिकरण की भी स्थापना। चलिए, वो हो सकता है नहीं मैम, अभी इधर उधर चलिए, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा, करेंगे। होली की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और संभावना यह है कि अगले साल की शुरुआत के महीने में हम लोग उसको लोकार्पित करके पूरे देश दुनिया को सौंपने का काम करेंगे। अब उसी परिप्रेक्ष्य में ये संभावना है, आज जिस तरीके से पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का वहाँ आगमन बढ़ा है और जैसे ही राम मंदिर का लोकार्पण होगा, गुणात्मक रूप से वहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन होगा और निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के जन सुविधाओं के लिए, उनके आवागमन के लिए, उनको कोई कष्ट तकलीफ न हो, हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य भी साथ ही साथ कराने की आवश्यकता प्रदेश सरकार ने महसूस की और उसी के दृष्टिगत आज की कैबिनेट में NH 27 से नया घाट पुराने पुल तक का मार्ग, धर्मपथ,
NH 27 से नया घाट पुराने पुल तक मार्ग धर्मपथ अन्य जिला मार्ग है। ये चैनल 0 से 2 तक ये 2 किलोमीटर के मार्ग के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण कार्य की प्रशासन की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। और विस्तारीकरण चौड़ीकरण और विस्तारीकरण का कार्य किया जाएगा। ये 2 किलोमीटर के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण के कार्य में लगभग 65 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसी प्रकार जनपद के ही अंतर्गत पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चैनल 0 से 10.775 तक के मध्य इसकी लंबाई है 9.025 किलोमीटर। इसको भी 4 लेन में चौड़ीकरण और विस्तारीकरण का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहाँ अयोध्या में ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चैनल 0 से 25.393 किलोमीटर के मध्य इसकी कुल लंबाई है 23.943 किलोमीटर। इसका भी 4 लेन में परिवर्तित करने का चौड़ीकरण का कार्य और विस्तारीकरण का कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। जनपद ये 3 काम जनपद अयोध्या के अंतर्गत अयोध्या नगरी के आसपास के हैं। चौथा जनपद रायबरेली में रायबरेली दलमऊ फतेहपुर मार्ग। रिपीट करूं क्या? रायबरेली दलमऊ फतेहपुर मार्ग ये राज्य मार्ग है। तो 465 करोड़ 200 के 2 मार्ग हैं और 65 करोड़ का 1 मार्ग है। 65 जी 465 टोटल। जनपद रायबरेली में जो अभी मैं कर रहा था रिपीट कर दे रहा हूँ। रायबरेली दलमऊ फतेहपुर मार्ग ये राजमार्ग है राज्य का 13A। इसके किलोमीटर 4.350 से 5.050 लगभग 700 मीटर को 4 लेन में परिवर्तित करने का काम होगा। और ये खास रूप से वहाँ पे जो एम्स का निर्माण हो रहा है उसको कनेक्टिविटी देने के लिए व्यवस्था की गई है। एम्स की कनेक्टिविटी 4 लेन से करी जाएगी। ये जो प्रदेश भर में राशन वितरण का कार्य इसका पैसे का उस अलग से देखना पड़ेगा। लगभग 1 करोड़ रुपया पर किलोमीटर से कम नहीं आता। एक गृह विभाग का प्रस्ताव अनुभाग 9 का है जिसमें गुंडा एक्ट की धारा 1970 का ही लागू था, जिसमें 2015 में एक संशोधन हुआ था जिसमें जो हमारी कमिश्नरेट बनाई गई थी उनको जिलाधिकारी वाले पावर एक्सरसाइज करने का अधिकार दिया गया था। उसमें आंशिक संशोधन है। उसमें DM, ADM, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को भी वही अधिकार प्रदत्त करने का अंदर है। DM, ADM, कमिश्नर, जॉइंट CP और एडिशनल CP इनको वो अधिकार प्रदत्त रहेंगे। धारा 2 और धारा 6 जो ये उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 2A और धारा 6A 1
आंतरिक में एडीएम को जोड़ा गया है, बढ़ा दिया गया है। पहले ये पावर एक्सरसाइज करने का किया गया था, कुछ आंतरिक परिवर्तन एडीएम को जोड़ा गया है, ज्वाइंट सीपी और एडिशनल सीपी को भी जोड़ा गया है, बढ़ाया गया है। ये प्रदेश में जो राशन व्यवस्था, राशन वितरण व्यवस्था चल रही थी, इसमें ई पॉस मशीनें लगाने के बाद बहुत अच्छे परिणाम आए थे। आम गरीब आदमी जिसको राशन के लिए विक्रेता कहीं न कहीं उसको चीटिंग कर देता था, उसके नाम का और किसी को दे देता था, नहीं देता था या फर्जी अंगूठा लेके करता था, उसको खत्म करते हुए ई पॉस मशीनें लगाने का उपक्रम चला था। बहुत ही सक्सेस हुआ, लेकिन उसको और अत्याधुनिक करते हुए आज ये निर्णय लिया गया है कि उसमें अब जो क्रेता राशन कार्ड धारक होगा उसको रिसिप्ट भी मिलेगी, उसके मोबाइल पे SMS भी पहुंचेगा। डोर स्टेप डिलीवरी का तो ऑलरेडी लागू था ही, लेकिन अब कई अन्य सुविधाएं उसको पारदर्शी बनाने के लिए उसको रिसिप्ट मिलेगी, SMS से उसके मैसेज पहुंचेगा। इसके लिए अलग से नया सिस्टम इंटीग्रेटेड संस्थाओं के चयन का निर्णय लिया गया है। जो नया जो हम लोगों का सिस्टम एडॉप्ट करेंगे उसकी नई नोडल एजेंसी तय करने का आज निर्णय लिया गया, ताकि हमारे किसी भी गरीब व्यक्ति को राशन की उपलब्धता में पारदर्शिता से पहुंचाने में कोई असुविधा न हो, बेईमानी न हो, उसके साथ छल कपट न हो, पूरी मात्रा में पूरे वजन के साथ उसका राशन उसको उपलब्ध हो सके। ये इसलिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने आज इसमें निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में चयन के लिए निर्णय लिया गया है, चयन करने का निर्णय लिया गया है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को आज स्वीकृति दी है। इससे निश्चित रूप से खेल कूद को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हम गांव स्तर तक ओपन जिम से लेकर के तमाम तरीके के खेल विकास अधिकारी का भी गठन करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे, निजी एकेडमियों को भी उसमें जोड़ेंगे, हम तमाम कॉलेजेस को भी उसमें जोड़ने का काम करेंगे। CSR का पैसा या अन्य संस्थाएं जो उसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगी उनको भी जोड़ने का काम करेंगे और व्यापक रूप से नई खेल नीति 2023 बनी है। विभिन्न स्टेट में जहाँ लागू थी खेल नीति, उन सबका अध्ययन कराने के बाद उन सबके जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी सबको समाहित करते हुए नई उत्तर प्रदेश की खेल नीति 2023 माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत करने का काम किया। इसी प्रकार से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 इसका भी आयोजन उत्तर प्रदेश में कराने का निर्णय लिया गया और ये विभिन्न कमेटियां इसके लिए गठित जो हैं पूर्व से उनको एक्टिवेट करने का निर्णय लिया गया। अयोध्या में ही पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित कुंडों और जायस में स्थित अमेठी जनपद के जायस में बाबा गोरखनाथ की तपोस्थली के पर्यटन विकास, इनकी परियोजनाओं में जो काम चल रहा था उसमें कुछ काम ऐसे थे जो PWD के द्वारा जिनके रेट निर्धारित नहीं थे, उच्च विशिष्टताओं के कार्य थे। जिस तरीके से अलग अलग बता दें आपको, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में सुग्रीव का किला, असरकी भवन, देवकली छोटी, नागेश्वर धाम मंदिर, सेम्बेश्वर नाथ मंदिर, दंत धवन कुंड, मुंडा शिवालय, प्रहलाद कुंड, जानकी महल, मौनी बाबा आश्रम, कौशल्या घाट, विद्या देवी कुंड, सीता कुंड, दशरथ कुंड, ऐसे तमाम अन्य स्थलों को जोड़ते हुए जो अलग अलग भवन हैं इनमें फ्लोरिंग का काम, टॉयलेट, विश्राम घाट, चार दीवारी, गेट, साइनेज, स्तंभ, हॉर्टिकल्चर, विद्युतीकरण आज अन्य विशिष्ट प्रकार के कार्य हैं, इनको करने का जो जिसके रेट PWD से निर्धारित नहीं थे उनके लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृति देने का काम किया है।
भारत सरकार की एक योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM ये योजना है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल में जाएगा तो उसका डाटा फीड हो जाएगा, किसी भी डॉक्टर किसी सरकारी अस्पताल में जाएगा तो वो डाटा उसका खोला जाएगा, तो उसको क्या बीमारियां थी, क्या क्या उसको रही हैं और क्या क्या उसका पिछला पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी बीमारियों के स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियां एक क्लिक पे आने का काम हो सकेगा। और ये सुविधाएं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश ने अडॉप्ट की है, ताकि एक एक मरीज का आयुष्मान कार्ड धारक का डाटा सेव रहेगा। उसको कहीं भी बार बार टेस्टिंग की या पिछला बैक हिस्ट्री उसकी रही है उसको ट्रैक करके आसानी से अगले उसके उपचार की व्यवस्थाएं आसानी से की जा सकेंगी। ये आज इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश राज्य ने एडॉप्ट करने का निर्णय लिया है मंत्रिपरिषद ने। हम खेल के लिए ग्रामीण स्टेडियम, ओपन जिम, इनका निर्माण, इनका संचालन प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भी आज एक नीति निर्धारित करने का निर्णय लिए हैं। इस पर एक नीति बनाई जाएगी ताकि एक एक गांव तक, एक एक गांव सभा से लेकर ब्लॉक तक, तहसील तक और जिले तक बेहतरीन विद्यार्थियों को, बच्चों को, नई जनरेशन को खेल कूद में बेहतरीन करने का मौका दें, उनको आगे लाने का लिए नई नई सुविधाएं दें। वह सारी सुविधाएं गांव स्तर तक पहुंचे ताकि होनहार बच्चे और खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से निकल करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभा करके प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। आज पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में जो नीति है कि 15 साल से ज़्यादा पुराने जो वाहन हैं उनको समाप्त करने का था, प्रदूषण समाप्त हो, हमारी तमाम जो एक्सीडेंट की रेट कम हो, तमाम जो असुविधाएं होती है वो कम हो, धुआं मुक्त वातावरण भी बने। इसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि भारत सरकार की मंशा थी और प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ का बैग भी दिया है। तो आज कैबिनेट बैठक में बड़ी बातें यहाँ पर हुई हैं और यहाँ पे तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई और प्रस्ताव पर यहाँ पर मुहर भी लगी है। बड़ी खबर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से जुड़ी है। बड़ी खबर, यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को देना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने आने वाले श्रद्धालुओं से फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आने की अपील की है। और आपको बता दें, मुख्य सचिव का बयान, चार धामों में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित होगी। पिछले साल चारधाम यात्रा की बदहाल स्थिति को देखते हुए सरकार का ये निर्णय है। तो पहले चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की जो मौत हुई थी और इसके बाद इस सीजन की यात्रा के लिए मेडिकल फिटनेस और चारों धाम में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। जो यात्रियों की पहले मौत हुई थी उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि इस बार सीजन की यात्रा के लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। चारों धाम में श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित करने के आदेश। और हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, इस बार मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराना भी जरूरी है, साथ ही साथ संख्या भी सीमित करने के आदेश हैं। लेकिन संख्या अगर सीमित की जाती है तो कहीं ना कहीं वहां पे जो व्यापारी हैं उनके बिजनेस में खासा नुकसान होगा। बिल्कुल अच्छा, देखिए ये उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से संबंधित जुड़ी बड़ी अपडेट है और इस बार जो चारों धामों की यात्रा में आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या को सीमित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो पूर्व की चारधाम यात्रा रही, यानी पिछले सीजन में जो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, उसको देखते हुए इस बार जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड की चार धामों में आएगा उनको मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य लेकर आना होगा। इसके साथ साथ जितने चारों धाम है उसकी संख्या भी सीमित कर दी गई है। जो फिगर है उसके लिए भी थोड़ा शासन में मशक्कत चल रही है कि आखिरकार 20,000 या 25,000 प्रति धामों में संख्या रखी जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी जुड़ी अपडेट चार धाम यात्रा से संबंधित है कि उत्तराखंड के चारों धामों में श्रद्धालु की संख्या सीमित होगी और जितने भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आएंगे उनको मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आना जरूरी होगा और उसी के बाद ही उनको धामों में प्रवेश करने दिया जाएगा। क्योंकि ये पूर्व में ऐसी स्थिति रही है कि अधिक मौतें हुई है और जो बदहाल पूर्व की जो पिछले सीजन की चारधाम यात्रा थी उसमें बड़ी दिक्कतें श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ी थी। इस बार मुख्य सचिव सुखबीर
सदगुरु ने निर्देश दिए हैं कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में आएगा उनको कोई दिक्कत न हो, अच्छा मैसेज उनके लिए हो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को देखते हुए। उसी पर पूरी तरीके से मशक्कत चल रही है, लेकिन ये सबसे जुड़ी बड़ी खबर और बड़ी अपडेट उत्तराखंड की चार धाम यात्रा से संबंधित है कि आने वाले बिल्कुल विनोद, तो पिछली यात्रा को देखते हुए इस बार कई सीख ली गई और कई बदलाव इस बार यात्रा को देखते हुए किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। और खबर गाजियाबाद से है, जहां पर सपा नेता जितेंद्र यादव के यहां पर छापेमारी हुई है। ईडी की टीम छापा मार रही है। आपको बता दें, लालू यादव के समधी हैं जितेंद्र यादव। रागिनी से जितेंद्र यादव के पुत्र राहुल की शादी हुई थी। देश के अन्य जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है। तो सुबह 8:30 बजे से ये छापेमारी लगातार जारी है। उनके निवास की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस अधिकारी आप देख सकते हैं वहां पर मौजूद हैं। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और साथ ही साथ छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम में छापा मार रही है। आपको बता दें, सुबह 8:30 बजे से लगातार यहां पर छापेमारी की जा रही है। तकरीबन 4 घंटे होने वाले हैं। 4 घंटे से यहां पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। लालू यादव के समधी साथ ही साथ सपा नेता भी हैं जितेंद्र यादव। रागिनी से जितेंद्र यादव के पुत्र राहुल की शादी हुई। और वहीं ईडी की छापेमारी पर आरएलडी विधायक मदन भैया का बयान सामने आया है। जहां जहां गठबंधन मजबूत, वहां पर ईडी सीबीआई का छापा। तो मदन भैया बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सपा नेता जितेंद्र यादव के घर पर छापेमारी पर उन्होंने कहा कि जितेंद्र यादव तो पहले भी यहां पर रहते थे, आज बिहार में भाजपा सरकार से अलग है, इसलिए लालू यादव परिवार पर छापेमारी की जा रही है। देखिए, जहाँ जहाँ पर भी गठबंधन मजबूत हो रहा है, वहाँ पर गठबंधन को परेशान करने के लिए जो बड़े गठबंधन के लीडर हैं, उनके रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे, इष्ट मित्रों पर मतलब इस तरह के दबाव की राजनीति की जा रही है। क्योंकि वहाँ पर गठबंधन में लालू यादव जी एक बड़ा नाम है और उनकी सरकार भी है। आज बीजेपी की सरकार को गिरा कर नई सरकार बनी है, तो वो उन्हें और आगे 2024 आने वाला है, तो ये केवल सब उसी की देन है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि 2024 के लिए कमजोर विपक्ष को कमजोर करने के लिए छापेमारी चल रही है, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है अब नहीं है, क्योंकि पहले मिलीजुली सरकार थी आरजेडी के साथ और अब नहीं है, तो अब इसी देश भावना के चलते आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से नहीं तो ये चीज़ें अब से पहले भी हो सकती थी, अब से पहले क्यों नहीं हुई? जितेंद्र यादव भी यहीं थे, लालू यादव जी भी यहीं थे, जो सब लोग यहीं थे, जो है तेजस्वी जी भी यहीं थे। ये चीज़ें अभी क्यों हो रही हैं जब सत्ता परिवर्तन हो गया है? जब ईडी की जो टीम होती है, हमेशा विधायक जी देखा जाता है कि वहाँ पर पहुँचती जहाँ पर उन्हें कुछ पहले से ही क्लू होते हैं, सुराग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वर्क तो किया होगा, होमवर्क करने के बाद ही यहाँ पर पहुँचे हों। नहीं, बताते तो यही है, लेकिन आप भी देख रहे हो आजकल जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये भी एक दुरुपयोग का एक तरीका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।